ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी पीटी 365 चल रही है। और इसमें हम लोग सोशल इश्यूज़ को देख रहे हैं। एक लेसन आपकी सोशल इश्यूज़ की आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि फर्स्ट पार्ट से होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ही आप लोग आंसर दे पाओगे। और अगर देखे हो तो फिर उसको आप लोग रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट के साथ। यहाँ पे सरोगेसी बिल तक मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी, 1 से लेकर आपकी यहाँ पे 1.5 के 1.5.2 तक का जो इतना भी आर्टिकल है मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्च मंथ की भी जो आपकी विजन आइज की करंट अफेयर्स की मैगजीन है, उसकी पॉलिटी की लेसन आ चुकी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बना दी हूँ, बस आपको एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट लेसन जरूर यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग आर्टिकल पर वापस आएंगे। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रही हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसके बारे में आप लोगों को बतानी है। सेकंड है कि एसडीजी, इट मीन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। थर्ड है कि सेक्शन 498A, ये इंडियन पीनल कोड की है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड फोर्थ वन इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सरोगेसी, आपको बतानी है। चलिए थोड़ा और इजी कर देते हैं। पहले आप लोग को बतानी कि सरोगेसी किसे कहते हैं, और उसके बाद सेकंड बतानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरोगेसी। 3 टाइप्स की सरोगेसी है, ये बतानी है। उसमें से आप लोगों को ये भी बतानी है कि इंडिया में कौन सी सरोगेसी अवेलेबल है, यानी कि कौन सी यहाँ पे आपकी जो है लीगल है हमारे इंडिया में, और कौन सी एक्सेप्टेबल है, कौन सी नॉन एक्सेप्टेबल है, किसको बैन किया जा रहा है, ये आपको बतानी है। ओके, तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन है, इसी में और भी क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर सबका ज़रूर दीजिएगा। बीच बीच पे भी मुझे लेसन में लगेगा कि और भी क्वेश्चन पूछनी चाहिए, तो मैं पूछते रहूँगी। अब चलिए, अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक्ट भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, अभी मैं देखी तो मुझे ध्यान आया। अभी हम लोग पॉस्को एक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पॉस्को एक्ट न्यूज़ में क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अभी रिसेंटली एक स्टार्ट करी है स्कीम, जिसमें कि 1023 यानी कि 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। और वो किसके लिए? तो जितने भी रेप केसेस है उसको देखने के लिए, और पॉस्को एक्ट से रिलेटेड जितनी केसेस है उसको देखने के लिए। और ये किसका पार्ट होगा? तो नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन का ये पार्ट होगा। तो बहुत बड़ी बात है, देख लेते हैं। हमेशा तो कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन कितना बनाया जाता है, कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, आप लोग को ही पता है। तो यहाँ पे देखोगे कि 389 डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में, जहाँ पे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है, यानी कि इस तरीके के जो पॉस्को एक्ट है, यहाँ पे जो बच्चों के साथ किसी भी तरीके का आपका सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उससे रिलेटेड जो केसेस होती है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा आपकी पेंडिंग में है, 100 से भी ज़्यादा है। तो रिसेंट स्कीम जो है, इसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट को ये कहा गया कि यहाँ पे 1 एक्सक्लूसिव पॉस्को कोर्ट होगी, यानी कि जहाँ पे जितने भी पॉस्को एक्ट से रिलेटेड जो भी केस होंगे ना, बस उसी को यहाँ पे हियर किया जाएगा और उसी कोर्ट को यहाँ पे देखा जाएगा, जिसको 1 साल के अंदर जो है आपका सेटअप करना है। फाइनेंसिंग अगर इस स्कीम के अंदर, तो देखिए कि कौन यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रही है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के बेसिस पे होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड देंगे और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी फंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो 60% शेयरिंग होगी, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। 40% जो है वो यहाँ पे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो फंडिंग होगा, यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत पे होगा। अब हम लोग इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे सारी प्रोविज़न देख लेते हैं। और इस एक्ट की यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ पे बच्चों की बचाने की बात की जा रही है, बच्चों को सेव करने की बात की जा रही है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो है वो लोग स्कूल में हो, घर पे हो, या फिर कहीं और भी हो, उन लोगों के साथ भी इस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट का काम किया जाता है। किसी तरीके के यहाँ पे उनके साथ भी छेड़छानी होती है। तो उन्हीं को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली उनके लिए ये कानून लाया गया है। तो ये एक्ट में जो बच्चों को डिफाइन किया गया है कि बच्चे कौन है? कोई भी पर्सन जिनकी 18 ईयर से कम की एज है। तो 18 ईयर से कम की एज को यहाँ पे बच्चे कहा जा रहा है। और साथ ही बेस्ट इंटरेस्ट और वेलबींग जो भी बच्चों का होगा, उसको यहाँ पे देखा जाएगा। हर एक स्टेज में जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। साथ ही उनके हेल्दी, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट की जो है वो भी ध्यान रखी जाएगी। इंडिया की अगर ऐसे बात करें, तो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन भी है, जो कि राइट ऑफ द चिल्ड्रन है, बच्चों की राइट की यहाँ पे काम की जाती है, एक तरीके का कन्वेंशन है। तो इंडिया जो है उसकी भी पार्ट है, और लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर आती है कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। वो भी सारे तरीके के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज़, यानी कि हर एक तरीके का अगर यहाँ पे बच्चों को परेशान किया जाता है सेक्सुअली, तो उसको यहाँ पे देखा जाता है।
यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी तरीके का असॉल्ट या अपराध किया जा रहा है जो कि पेनिट्रेटिव हो या फिर नॉन पेनिट्रेटिव हो, साथ ही साथ कोई भी तरीके का आपका सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है, और यहाँ पे आपका पोर्नोग्राफी यानी कि गंदे यहाँ पे आपका वीडियोस वगैरह दिखाया जा रहा है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पे आपका जो है और भी ज़्यादा एकदम एग्रीवेटेड है, तो ये सारी सर्कमस्टांसेस को जो है ना कहा जाता है यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़। वही अगर हम लोग अब्यूज्ड चिल्ड्रन की बात करें जो कि मेंटली इल होते हैं, मेंटली परेशान किया जा रहा है, उनको अब्यूज़ जो है किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे किसकी यानी कि यहाँ पे जो आपका एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है और अथॉरिटी है, साथ ही साथ बच्चों को अगर देख लें, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर भी होते हैं, कई बार आप लोग देखोगे कि बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो, छोटे होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम करते हैं। साथ भी आप लोग रेप केसेस भी देखे होंगे, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ घर के ही जो कोई लोग होते हैं उनके साथ वो रेप करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम निकल कर आई है। पुलिस ऑफिसर है, टीचर्स है और डॉक्टर्स है, तो ये सारे लोग हैं जिनके ऊपर जो है बच्चों को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि बच्चे जो है ना, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि इन लोगों के साथ भी यहाँ पे आपका रखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट रखी गई है, पुलिस ऑफिसर, टीचर और डॉक्टर। यहाँ पे जो एक बात रखी गई कि स्पेशल कोर्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, वो भी स्पीडी ट्रायल के लिए, यानी कि जल्दी से जल्दी जो ये ऑफेंसेस है, यहाँ पे जो आपका अपराध है, इसको जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म करना है। ये एक्ट में आप देखोगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो केसेस है उसको डिस्पोज करना है, वो भी 1 ईयर के अंदर। और जब से ये ऑफेंस का डेट आपका रिपोर्ट हुआ है, तब से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, इसमें 1 साल में जो भी केसेस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर, तो उसको ख़त्म किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रिलीफ भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, साथ ही यहाँ पे बच्चों को रिहैबिलिट भी किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मेंटली या फिजिकली उनको हर्ट किया गया है, तो फिर उनको अच्छे से रिहैबिलिट किया जाएगा। साथ ही जो भी यहाँ पे कंप्लेन दिया जा रहा है उसी के बेसिस पे एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी होगी और लोकल पुलिस भी होगी, जिसकी ज़रूरत होगी कि वो इस तरीके के मैटर को जो है रिपोर्ट करे, और वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, और 24 आवर्स के अंदर। और उसके बाद इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी जो कंप्लेन है उनको रिकॉर्डिंग करे, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पे काम करें। साथ ही आप लोग देखोगे कि ये जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि पॉस्को एक्ट के अंदर फीमेल को ही ज़्यादा यहाँ पे आपका दिया गया, यानी छोटी बच्चियों को, ऐसा नहीं है। लड़के हो या छोटे बच्चे हो या बच्चियाँ हो, दोनों को यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे लॉ इस तरीके का कानून जो है ना वो कॉग्निजेबल है, और वो भी सेक्सुअल आपका क्राइम के लिए। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोगों को जो है पुलिसेस को जो है ना यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, बिना वारंट के भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है ना कंसेंशुअल जो सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं बच्चों के बीच में, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। और अगर हम लोग चाइल्ड और एक एडल्ट के बीच में देखें तो वो भी यहाँ पे आपका नहीं, इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। प्रोसिक्यूट अगर देखें किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी सेक्सुअल एक्ट में अगर इंगेज है, और चाहे किसी बच्चे के साथ भी इंगेज है, तो ये भी आपका जो है ना बाद में कंसेंट इसका देखा जाएगा, तो ये भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। साथ ही साथ रिसेंटली आप देखोगे तो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2019 को यहाँ पे पास करी है, जिसमें कि पनिशमेंट दिया गया है सेक्सुअल ऑफेंस जो कि बच्चों के अगेंस्ट में हो रहा है। साथ ही यहाँ पे डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन रखा गया है, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। ऐसे दरिंदों को जो है इस तरीके का डेथ पेनल्टी ही दे देना चाहिए, जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ऐसे मासूम होते हैं, मासूमों के साथ अगर इस तरीके के गंदे व्यवहार किए जाते हैं तो ऐसे लोगों को तो ऐसे भी मार ही देना चाहिए। तो इसलिए आप ये याद रखना है कि पहले के एक्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो 2019 की एक्ट पास हुई है उसमें इस तरीके का डेथ पेनल्टी का प्रोविजन दिया गया है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि चाइल्ड जिसको कहा जा रहा है डिफरेंट एक्ट्स में क्या क्या है। तो पॉस्को एक्ट में जो बच्चों का कहा जा रहा है कि बच्चे किसे कहते हैं, तो 18 साल से कम के जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे बच्चा कहा जा रहा है। चाइल्ड लेबर एक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो बच्चा का यहाँ पे डेफिनेशन है वो लेस देन 14 ईयर्स है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है तो इसमें रखा गया है लेस देन 16 ईयर्स, और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है तो इसमें रखा गया है लेस देन 15 ईयर्स। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा कि चाइल्ड का डेफिनेशन हर कानून के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग है। अब यहाँ पे ग्लोबली लॉ देख लेते हैं जो एज ऑफ कंसेंट कहा जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ है ना जो 16 ईयर्स कंसीडर करती है या फिर इससे भी कम कंसीडर करती है एज को लेकर, बच्चों की एज को लेकर। मोस्ट ऑफ द जो है जो अमेरिकन स्टेट है, यूरोप है, जापान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया जो है वो इसी कैटेगरी में आती है। तो ये लोग जो बच्चे को मानते हैं वो यानी कि 16 साल से कम के जो भी यहाँ पे पर्सन है उनको यहाँ पे बच्चा माना जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में तो आप देख ही सकते हो अजूबे केस यहाँ पे होते हैं। हर एक कानून के तहत जो है बच्चों का जो एज है उसको कम कर दिया गया। एक सर्टेन ये नहीं डिफाइन किया जाता कि बच्चे कहते किसको है। ओके,
अब आते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे आपका इंडेक्स निकल कर आया है, चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है ना, ये रिलीज़ करी गई है वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा, एक एनजीओ है, और IFMR लीड के द्वारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में। जो स्कोर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी बच्चे का जो है कितने अच्छे से एक हेल्दी डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जा रहा है और प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट देखा जा रहा है। तो ये 3 यहाँ पे आपका कैटेगरी रखा गया है, जिसके बेसिस पे जो है बच्चों को यहाँ पे रैंक दिया जाता है, यानी कि उनकी कितनी अच्छी हेल्दी डेवलपमेंट हो रही है। और साथ ही पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि उनका हर किसी के साथ किस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन है, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, अदर रिलेटिव हो, उनके साथ उनका रिलेशन कितना पॉजिटिव है। और थर्ड है कि प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट, यानी कि वो बच्चे कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जो है वो इस इंडेक्स में टॉप किए। वहीं मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश है जो कि इस इंडेक्स में वो बॉटम में है। वहीं अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ में देख ले तो पुडुचेरी है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म करी है, बेस्ट परफॉर्मिंग में। तो इस इंडेक्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों पे, महिलाओं पे, ये सारी जगहों पे जो है ना यूपीएससी का ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये भी आप लोग देखते ही होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपना फंड दिया जाता है। तो इसका एम यही है कि एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बनाना है, वो भी चिल्ड्रन के लिए एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, यानी कि अगर बुरी सी बुरी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल अगर यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है, तो भी बच्चों के लिए एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बनाना है। साथ ही अदर वनलरेबल चिल्ड्रन के लिए, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप करके यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी को बनाया जाएगा, और वो भी हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो भी बच्चे यहाँ पर रिस्क में है उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका एम बस यही है कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, नॉलेज बेस यहाँ पे रखना है कि किस तरीके से चाइल्ड को जो है ना एक प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है कि बच्चों को ट्रैक किया जा रहा है हमारे कंट्री में, जिसके थ्रू इस तरीके की स्कीम्स को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की है उसको यहाँ पे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो है वो यहाँ पे आपका फिनेंशियल रिसोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से इसकी भी बात है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब एक अगेन टॉपिक में आते हैं जो कि है एडॉप्शन इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो देख लीजिए, ये हमारे यहाँ जो है ये आप लोग देखोगे कि कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट करी है 246 केसेस ऑफ डिसरप्शंस और 10 केसेस ऑफ डिसोल्यूशंस इन एडॉप्शंस, और वो भी लास्ट 5 ईयर में। यानी कि 5 सालों में ऐसे देखने को मिला है कि 10 केसेस ऐसे हैं कि बच्चे यहाँ पे कपल है जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन अब वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, तो 10 केसेस ऐसे हैं, और 246 केसेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पे डिसरप्ट हो चुके हैं, यानी कि अडॉप्ट करने का प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया है, वो लोग नहीं चाहते थे पहले लेकिन अब बाद में नहीं चाहते। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में पहले समझिए कि अडॉप्शन प्रोसीजर कैसा है। अडॉप्शन मतलब क्या होता है? अडॉप्शन मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई भी कपल है, उनके अपने खुद के बच्चे नहीं है, किसी भी कारण नहीं है, चाहे वो करना नहीं चाह रहे या फिर उनसे हो नहीं रहा है, उनके अपने खुद के बच्चे नहीं हो पा रहे, तो वो लोग क्या है ना कि जितने सारे ऑर्फन बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, जिनके कोई फैमिली नहीं होता, तो ऑर्फन होम में वो लोग रहते हैं, तो उन सारे बच्चों को ना अडॉप्ट करने को हम लोग कहते हैं एक तरीके का अडॉप्शन, यानी कि परमानेंट लीगल ट्रांसफ़र हो जाता है सारे पेरेंटल राइट्स एक पर्सन से दूसरे कपल में। यानी कि कोई भी उस तरीके के बच्चे हैं जो कि ऑर्फन है, उनके कोई भी माता पिता नहीं, या फिर माता पिता होते हुए भी ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं और अनाथ आश्रम में रख देते हैं। तो उस बच्चों को अगर आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हो तो क्या होता है कि परमानेंट हो जाता है कि आजीवन अब आप ही उनके लीगल पेरेंट्स हो, ऐसा कहा जाता है अडॉप्शन में। एडॉप्टिव पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनके पास भी वो सेम राइट होता है जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो उनकी असली के पेरेंट्स होते हैं उनका भी वही राइट होता है, जो कि अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स उनका भी वही राइट होता है, और जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन है उनका भी वही इमोशनल, सोशल, लीगल, किनशिप बेनिफिट होता है जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन का होता है। ऐसा कोई भी तरीके का आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना ही पेरेंट्स की तरफ से ना ही बच्चों की तरफ से। ओके, एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया गया, वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, और इसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल 2016 है जो कि एडॉप्शन प्रोसेस हमारे इंडिया में रूल करती है।
साथ ही ये प्रोसीजर्स है जो कि हेग कन्वेंशन हमारी इंटर कंट्री अडॉप्शन है 1993 की, उसी की जैसा हमारे कंट्री में भी रूल्स रेगुलेशन रखा गया और इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2003 में ही रेटिफाई की गई थी। साथ ही आप देखते हैं कि डिसरप्शंस और डिसोल्यूशंस का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। डिसरप्शंस का मतलब है कि अनमैचिंग ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि मान लीजिए कोई कपल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं किसी बच्चे को, लेकिन उनके पास जो फाइनली प्रोसीजर खत्म होकर जो बच्चे को लाया जा रहा है वो कोई और है, यानी कि वो पसंद किसी और बच्चे को किए थे लेकिन बच्चे कोई और मिल रहे हैं उनको। तो यहाँ पे डिसरप्शंस हो रहा है क्योंकि वो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एडॉप्टिव फैमिली के साथ। ऐसा भी होता है कि बच्चे जो अनाथ आश्रम में रहते हैं उनको जब कोई भी कपल उठा के ले जाते हैं अपने साथ तो शायद वो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसके बाद भी ये चीज़ होता है कि वो जो है जो अडॉप्ट किए थे बच्चे को वो वापस वहीं पे रख के आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है लीगल प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, तो उसके पहले भी ऐसा काम होता है। डिसरप्शंस में अगर आप लोग देखोगे ये डिसरप्शंस ही चल रहा है, जो कि डिसरप्शंस में क्या है कि स्टेट एडॉप्शंस जो रिसोर्स एजेंसी है वो एक काउंसलिंग सेशन रखती है, वो भी पेरेंट्स साथ ही साथ चाइल्ड का। ये आपका किस पे बेस्ड होता है, तो उनके फाइंडिंग के बेस्ड में होता है कि चिल्ड्रन और जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है ना वो टेम्प्रेरी अभी जो है लिस्ट से हटा दिए गए अंटिल दे कैन प्रूव देयर प्रिपेयर्डनेस अगेन, यानी कि एक लिस्ट बनता है। आपको मैं आगे जो है प्रोसीजर भी बताने वाली हूँ। जैसे आप लोग जब भी कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करोगे ना तो आपका एक लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम आने से पहले काउंसलिंग की जाती है आपका और आपके बच्चों के साथ, किस तरीके से आप लोग जो है बच्चों को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, बच्चे को देख रेख कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना देखा जाता है, तभी किसी को भी बच्चे को जो है हैंड ओवर किया जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को भी बच्चे को हैंड ओवर किया जाता है। तो अगर ये सारी प्रोसेस से आप पास हो जाते हो तो आपका ये लिस्ट में नाम होता है। जब ये प्रोसेस से आप पास हो जाते हो और जब यहाँ पे आपका जो है प्रिपेयर्डनेस जो है पूरी तरीके से पूरा हो जाता है तो टेम्प्रेरी रिमूव हो जाता है लिस्ट से। तो ये आपका जो है डिसरप्शन के टाइम में होता है। डिसोल्यूशंस का मतलब है कि यहाँ पे एम्यूलमेंट जो कि अडॉप्शन लीगली किया जाता है, यानी कि आप लोग लीगली यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हो लेकिन फिर उसको डिसॉल्व कर दी, यानी कि ख़त्म कर दी कि अब आपको यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना है। ये दो को बात होती है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हेग एडॉप्शन कन्वेंशन भी है, यानी कि द हेग कन्वेंशन जो है 1993 की, वो यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। जैसे हम लोग अभी इंडिया के हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री से अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम लोग अब दूसरे कंट्री से भी अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि हेग एडॉप्शन कन्वेंशन के हम लोग पार्ट है। तो अगर हम लोग चाहे अमेरिका से अडॉप्ट करना, जापान से अडॉप्ट करना, तो जो भी कंट्री इसके एक पार्ट होंगे उस कंट्री के हम लोग बच्चों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये इंटर कंट्री जो एडॉप्शंस होता है उसमें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी तरीके का इलीगल नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चों को हम लोग जो है अडॉप्ट करें और उसको फिर बेच दें। तो इलीगल काम नहीं करना है, इरेगुलर नहीं होना है, प्री मैच्योर नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। ये जो कन्वेंशन है ना ये एक सिस्टम ऑफ नेशनल सेंटर अथॉरिटीज़ के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है और फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो राइट ऑफ द चाइल्ड है उसी के द्वारा इसमें चला जाता है। इसमें क्या है कि जो एब्डक्शन को प्रिवेंट करना, यानी कि वही है कि किडनैपिंग ना कर लो आप लोग जो है बच्चों को अडॉप्ट करने गए लेकिन आपके मन में क्या है कि किडनैप करना है बच्चों को, तो इस तरीके का नहीं, बच्चों को बेचना वगैरह नहीं है, ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं करना है, तो ये सारा काम ना हो सके इसलिए इस तरीके की कन्वेंशन जो है देखती है पूरी तरीके से। अब देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है जो कि यहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट इंडिया से दिया जाता है। तो जो बच्चे होते हैं ना वो बेस्ट इंटरेस्ट उनका देखा जाता है, वो भी उनके जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसी को यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है जब कोई भी यहाँ पे अडॉप्शन प्लेसमेंट आपका प्रोसीजर में चलता है। प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दिया जाता है कि वो जगह जहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है इंडियन सिटीजन्स के साथ, और ड्यू रिगार्ड भी देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका प्लेसमेंट है बच्चों का उनके अपने खुद के सोशो इकोनॉमिक सोशो कल्चर इन्वायरमेंट में, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उसको भी देखा जाता है। सारे एडॉप्शन जो है ना वो यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है केयरिंग के साथ, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम के साथ, और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है और ये भी मेंटेन किया जाता है इसी की अथॉरिटी के साथ। तो एडॉप्शंस आपको लोग को यहाँ पे अगर करना है तो यहाँ पे रजिस्टर कराना होगा और यही अथॉरिटी आपकी पूरी मेंटेन भी करेगी। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि कपल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है तभी कोई कपल यहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है। तो प्रॉस्पेरेटिव यहाँ पे आपका एडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होनी चाहिए, फिनेंशियली कैपेबल होनी चाहिए, आपके पास इतना आप लोग के पास मनी हो कि आप लोग बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सको। साथ ही जो है ना कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस ना होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कपल का कि आप लोग को इस तरीके की बीमारी है कि आप लोग जो है कुछ ही चंद महीनों के या फिर चंद सालों के मेहमान हो, तो इस तरीके के लोगों को जो है ना अडॉप्ट करने का जो है हक नहीं है। कोई भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी मैरिटल स्टेटस के अलावा जो है वेदर और नॉट उनके बायोलॉजिकल सन और डॉटर है कि नहीं, तो ये चीज़ देखा जाता है, और ये चीज़ है या नहीं है
वो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। और किस किस बेसिस पे अडॉप्ट कर सकते हैं? दोनों का, यानी कि यहाँ पे जो वाइफ एंड हस्बैंड है दोनों के कंसेंट से ये अडॉप्शंस होगा। साथ ही यहाँ पे सिंगल फीमेल जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती है किसी भी जेंडर को। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल और फीमेल को ही, एक सिंगल फीमेल जो है वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन एक सिंगल मेल जो है ना, वो यहाँ पे एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। ओके, तो ये भी कुछ सोच समझ के ही रखा गया होगा, आप लोग भी एनफ स्मार्ट हो कि आप लोग समझ सको। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें कि इस तरीके का आपका जो है रूल्स रेगुलेशन रखा गया है। कोई भी बच्चे जो है ना वो यहाँ पे आपको किसी भी कपल को इस तरीके से अडॉप्शन में नहीं दे देंगे। और दे हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि शादी करने के बाद 2 साल तक जो है आपका स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से बीतनी चाहिए, तभी आप लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। तो ये एक तरीके का कहती हूँ ना कि अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको कारा के साथ यहाँ पे रजिस्टर कराना होगा, साथ ही साथ जितनी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको देना होगा। उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो प्रोस्पेक्टिव जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है। जो उनके घर के बगल में अडॉप्शन एजेंसी है वहीं पर ट्रांसफ़र कीजिएगा। एक लिस्ट बनेगा जिसमें कि कारा वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपका नाम वहाँ पे इनपुट हो जाएगा। पेरेंटल असेसमेंट है, जो एजेंसी है वो यहाँ पे पेरेंट्स को एक्सेस करेगी, होम स्टडी करेगी। एक स्टडी जो है यानी कि देखा जाएगा आपको कि आप लोग जो है हस्बैंड वाइफ आप लोग क्या काम करते हो, किस तरीके का काम करते हो, आप लोग का घर कैसा है, आप लोग का इन्वायरमेंट कैसा है, आप लोग की जो है रिलेशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी और ये पूरा एसेस करके ना ये आपका कारा को फिर से भेजा जाएगा। अगर ये लोकल एजेंसी जो है एक पॉजिटिव रिपोर्ट देती है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्शन पेरेंट है उनका नाम जो है इस सीनियरिटी लिस्ट जो बनता है ना, यानी कि यहाँ पे कारा की वेबसाइट में उसमें आपको दिखेगा। और जब ये चाइल्ड अवेलेबल हो जाएगा अडॉप्शन के लिए तो कपल को यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा कि ये बच्चे अब अवेलेबल है आपके अडॉप्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है उनको यहाँ पे उनको ये है कि वो डिसीजंस जो है 48 आवर्स के अंदर ले, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे जब अवेलेबल हो जाते हैं उनको दिखाया जाता है कि ये बच्चे हैं, आपको अडॉप्ट करना है कि नहीं। तो उनके पास, किसी भी कपल के पास जो है 48 आवर्स होता है कि आप डिसाइड कीजिए कि वेदर आपको ये बच्चे को अडॉप्ट करना है कि नहीं। फिर प्रोसेस का कंप्लीशन होता है। अगर अगर कपल अपना कंसेंट दे देते और कपल ये चाहते हैं कि हाँ चलो इस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो वो एजेंसी के पास जाते हैं और जो चाइल्ड है फिर उनको यहाँ पे दिया जाता है अडॉप्शन के लिए। और जो अडॉप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है एक कोर्ट प्रोसीजर के साथ, यानी कि कोर्ट का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रूम फॉर रिव्यू भी है। इन केस जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है वो अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो इस तरीके के, यानी कि इस बच्चे को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते जो उनको वेबसाइट में प्रेजेंट किया गया है, तो फिर उनको अनदर ऑप्शन भी दिया जाता है, वो भी 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है कि देखिए ये बच्चे अवेलेबल है, आपको इनको अडॉप्ट करना है कि नहीं। फिर उनके पास जो है ना अगर वो सेकंड ऑप्शन के साथ भी अगर वो अग्री नहीं होते तो फिर क्या होगा कि फिर से उनको जो है वापस से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, यानी कि फिर से उनको जो है यहाँ पे आपका एक फ़र्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, ये फर्स्ट प्रोसेस आ जाएगा कि फिर से आप रजिस्टर करो, फिर से आप पूरे प्रोसेस में जाओ। यानी कि यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट का एक्सेस किया जाता है कि आप लोग उतने कैपेबल हो कि नहीं। फिर एजेंसी जो है वो कारा को जो है सारा रिपोर्ट देती है। फिर कारा से जो है आपको वेबसाइट के थ्रू जो है बच्चे को दिखाया जाता है कि ये अवेलेबल है और आपको 48 आवर्स दिया जाता है कि आप लोग डिसाइड कर लो। अगर नहीं डिसाइड करते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन जो है 60 डेज़ के अंदर दिया जाता है। अगर आप उसके साथ भी अग्री नहीं हो सेकंड ऑप्शन के साथ तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। ओके, तो ये पूरा आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ समझते हैं कारा के बारे में। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पूछ लिया जाए कि किस तरीके से बॉडी है तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इनका फंक्शन है कि एक नोडल बॉडी है कि किस तरीके से इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट कराना है। और यहाँ पे मैंडेट है कि वो मॉनिटर भी करती है, रेगुलेट भी करती है इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन, यानी कि अपने कंट्री में अडॉप्शन हो रहा है या फिर दूसरे कंट्री से भी अडॉप्शन हो रहा है तो उनको वो रेगुलेट करती है। कारा को यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है एज अ सेंट्रल अथॉरिटी कि वो डील करे इंटर कंट्री अडॉप्शंस को। साथ ही साथ यहाँ पे जो हेग कन्वेंशन की जितनी भी प्रोविजन है उसी के तहत पे ये भी कारा काम करती है। कारा की जो प्राइमरली यहाँ पे डील है वो यहाँ पे ऑर्फन को अडॉप्ट करने में है, अबेंडन करने में और सरेंडर करने में बच्चों को, वो भी एसोसिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन सेंटर में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ की जो केयरिंग है, ये कारा भी हमारी है कि लेकिन केयरिंग भी है। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ये ई गवर्नेंस मेजर है जो कि चाइल्ड अडॉप्शन को फैसिलिटेट करती है।
ये सेंट्रलाइज डेटा बैंक है अडॉप्टेबल चाइल्ड का और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का। तो यानी कि बच्चों का और जो यहाँ पे चिल्ड्रन को जो अडॉप्ट किया जाता है उनकी यहाँ पे एक सेंट्रल जो है एक डेटा बैंक है। तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्या पता क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारी है अदर वल्नरेबल सेक्शंस। अब इसके बारे में यहाँ पे है सबसे पहले बहुत ही अच्छी टॉपिक है, ये है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट। फाइनली यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए जो है एक कानून लाया गया है, तो इसके बारे में आप लोग को सारी चीज़ पता होना चाहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन बिल जो है वो रिसेंटली पास किया गया है पार्लियामेंट से। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर को इतना ज़्यादा हक प्रोवाइड करने का जो बात किया जा रहा है वो एक केस था जिसके थ्रू जो है नासा इस केस के थ्रू जो है हम लोग ट्रांसजेंडर को इतना ज़्यादा हक दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं। तो ये है नासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की केस है, क्या पता पूछ लिया जाए तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे है कि राइट है कि एक जेंडर को जो है चूज़ करने का, कि वन जेंडर इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और राइट विद डिग्निटी। यानी कि कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो या फिर कुछ भी नहीं हो, तो उनको यहाँ पे हक से जीने का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। साथ ही थर्ड जेंडर कहा जा रहा है, जैसे कि आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोग को देखने को मिलता है कि मेल का ऑप्शन होता है, फीमेल का ऑप्शन होता है और थर्ड जेंडर होता है। तो यानी कि थर्ड जेंडर में भी अब यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है कि आप यहाँ पे भी लगा सकते हो टिक मार्क, और वो भी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और फॉर्म में है। साथ ही एक आप लोग देखोगे कि आपको चूज़ करने का भी अधिकार है कि आप लोग तीनों जेंडर में से कोई भी चूज़ कर सको, और ये सिर्फ पर्सन के ही ऊपर ही अधिकार है कि वही सिर्फ यहाँ पे चूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो है रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है ओबीसी कोटा के तहत। जितने भी ये मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है। रिजर्वेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन लोगों को हम लोग इस तरीके का अधिकार दे रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को रिजर्वेशन देंगे, तभी तो वो लोग भी हमारे जो है एक सोसाइटी में जो एक इक्वालिटी है उसमें वो पहुँच पाएंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ कमीशन के द्वारा सजेस्ट भी किया गया था कि कैसे इस कम्युनिटी का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्स जो ट्राइब है उस तरीके का एक यहाँ पे आपको कमीशन जो है सेटअप करना होगा। तो आप लोग शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए भी देखते हो, साथ ही बैकवर्ड कमीशन के लिए भी बनाया गया है, वीमेन के लिए भी बनाया गया है। तो नेशनल कमीशन जो है ट्रांसजेंडर के लिए भी होनी चाहिए, जो कि उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करे। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है ये समझ लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक्चुअली हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन कहेंगे किसको, कौन है यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन। तो इस कानून के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ट्रांसजेंडर पर्सन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो लोग, यानी कि वो ऐसे जेंडर जो कि यहाँ पे अपने जो भी जेंडर उनको जो असाइन किया गया है एट बर्थ टाइम वो यहाँ पे जो है मैच नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ट्रांस मेन है, ट्रांस वीमेन है, और पर्सन जिनका इंटरसेक्स वेरिएशन है, या फिर जेंडर क्वीर है, या फिर पर्सन विद सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि किन्नर होते हैं, हिजड़ा होते हैं। हम लोग लोकल लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं कि यहाँ पे आपका किन्नर है, हिजड़ा है। तो अगर ये लोग भी है तो इनको हम लोग जो है कैटेगरी में रखेगा, तो ये है ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में भी। साथ ही प्रोहिबिशन है, यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का भी रोका गया है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो इस एक्ट में 8 टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि जो हम लोग मतभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे रोका गया है और उनको इस तरीके का हक दिया गया है। यानी कि अगर एजुकेशन, यानी कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से शिक्षा देने में अगर हम लोग उन लोगों को रोकते हैं तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हर एक स्कूल में वो जाके पढ़ सकते हैं, हर एक कॉलेज में वो जाके पढ़ सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का शिक्षा से आप लोग वंचित नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि उनको नौकरी देने में, एम्प्लॉयमेंट लेना भी उनका अधिकार है। जैसे हम लोग जो है अपनी नौकरी लेते हैं वैसे वो लोग भी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस धरती में आए हुए इंसान हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरीके से कंसीडर करते हैं, हम लोग कौन होते हैं उनके ऊपर जज करने वाले, है कि नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट भी उनको देना चाहिए। हेल्थ केयर की बात करें तो उनका भी हक बनता है कि वो एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करें। साथ ही उनको पब्लिक की जो जितनी भी गुड्स और फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड करना है। वो मूवमेंट का भी उनको हक है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, वो कहीं भी हमारे कंट्री में रह सकते हैं, रेंट भी कर दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं। साथ ही अपॉर्चुनिटी है कि वो पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस में भी वो काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन के कस्टडी के अंदर आता है। तो ये 8 यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रखा गया है कि अगर इस तरीके का मतभेद होगा तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे कड़ी सजा भी होगी। अब रिकॉग्निशंस देखते हैं कि उनके आइडेंटिटी को कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। कहने का मतलब है कि एक इंसान अपने खुद से अपने जेंडर को डिफाइन करेगा कि वेदर आप अपने आप को जो है मेल फीमेल या फिर आप लोग थर्ड जेंडर में रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, ये खुद ही डिसाइड करेंगे। एक सर्टिफिकेट यहाँ पे एक बात की गई है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दिया जाएगा एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन को, और ये किसके द्वारा इशू किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ये आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन को। तो एक रिवाइज्ड सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पे ऑब्टेन किया जाएगा बाद में, जब सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होगी। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स जो है
जो भी आपके ट्रांसजेंडर होते हैं वो अपने सेक्स को चेंज भी कराते हैं। तो इस तरीके का अगर वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी कराते हैं तो उनके बाद फिर से उनको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, और ये डीएम साहब के द्वारा जो है उनको दिया जाएगा। ऑफेंस और पेनल्टी भी रखा गया, ऑब्वियस से ये तो रखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ अपराध भी रखा गया है अगर ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट में होता है। कुछ पेनल्टीज़ भी है, यानी कि इस तरीके का अपराध भी करते हैं तो आपको तो दंड मिलेगा ही, और ये दंड जो है 6 मंथ से 2 ईयर्स तक का है, और कुछ फ़ाइन भी है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर है, या फिर डिनाइल ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेस को यूज़ करने से अगर आप मना कर रहे हो ट्रांसजेंडर पर्सन को, या फिर उनको फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर बना रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो उनसे, या फिर यहाँ पे हाउस होल्ड से निकाल रहे हो, घर में जो अगर किसी भी तरीके का ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनको आप बाहर निकाल रहे हो, या फिर आप लोग विलेज से एक गाँव से बाहर निकाल रहे हो, तो भी ये अपराध है। फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और किसी भी तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज़ अगर उसके साथ किया जा रहा है तो भी ये एक तरीके का अपराध है। तो इतना अपराध की कैटेगरी में आपका रखा गया है, जिसके थ्रू अगर आप लोग इस तरीके का हरकत करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी दी जाएगी। अब आता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में। तो ये भी आपका सेटअप किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड में उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस की जाएगी कि एक पॉलिसीज़ बनाए, वो भी इस कम्युनिटी के लिए। साथ ही इनकी इम्प्लीमेंटेशंस को भी मॉनिटर करना है। साथ ही अगर किसी भी तरीके का परेशानी है ट्रांसजेंडर पर्सन को तो वो अपनी परेशानी को भी एड्रेस यहाँ पे जो है रिपोर्ट करा सके, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। वेलफेयर मेजर्स ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेंगे जिसके थ्रू इस तरीके के लोगों को बचाया जाएगा, रिहैबिलिट किया जाएगा, पुनर्जीवन दी जाएगी उनको, अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ स्कीम्स बनाई जाएगी जिससे कि ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हो, और उनके पार्टिसिपेशन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बेटर यहाँ पे हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेगी जिसके थ्रू हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि अलग से उनकी HIV सर्वेलेंस सेंटर्स होनी चाहिए। सेक्स असाइनमेंट जो यहाँ पे रीअसाइनमेंट जो सर्जरीज़ वगैरह होती है वो भी अलग से उनको कराने की यहाँ पे जो है परमिशन देनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल करिकुलम को भी रिव्यू करेगी कि किस तरीके से हेल्थ इशू अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन का है तो उसको एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस जो आपका स्कीम्स है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके का भी है। कई बार हम लोग न्यूज़ में भी देखे, एक द हिंदू की एडिटोरियल भी थी जिसमें ये कहा जा रहा था ना कि जो HIV आपकी एड्स के जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये चेकअप नहीं करा पाते जस्ट बिकॉज क्योंकि डॉक्टर्स भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और ये भी खुद इतना ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं। आप लोग देखते हो कभी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को कि वो लोकली कहीं पब्लिक मार्केट में घूम रहे नहीं घूम रहे, क्योंकि वो लोग भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको उस तरीके का जो है इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे डॉक्टर्स के पास आने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो इसलिए उनके पास जो इस तरीके की बीमारी है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए स्पेशली यहाँ पे कहा गया कि अलग से एक सर्विलांस सेंटर बनाना है जहाँ पे उस तरीके के ही लोग आएंगे, ट्रांसजेंडर ही पर्सन वहाँ पे आकर जो है चेकअप करा सकते हैं। अब देखते हैं कि इस बिल में इशू क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज भी हुआ था, क्वेश्चन आंसर और डिबेट भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो कुछ कुछ चीज़ों के लेकर यहाँ पे आपका जो है इशू हो गया था। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस को लेकर। इस एक्ट में जो है ना कुछ प्रोविज़न को रिमूव करने के लिए कहा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है और ये जो पावर है उसको छोड़ देना है कि इस तरीके का जो सर्टिफिकेट देना है, यानी कि यहाँ पे जो अगर कोई भी पर्सन अपने आप को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं या फिर कोई भी तरीके का कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे जो है एक आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर वो सेक्स रीअसाइनमेंट भी सर्जरी कराते हैं तो भी उनको जो है इस तरीके का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये डीएम से लेना होगा, तो ये तो गलत बात है। ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ, ऐसा क्यों, ये भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेट हो गया, क्योंकि आप लोग देखोगे कि नॉर्मल जो मेल फीमेल होते हैं उनको तो आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लेना होता है, हम लोग को तो नहीं लेना होता, तो फिर ऐसे पर्सनस को क्यों लेना होगा। तो इस तरीके की बात की जा रही थी। साथ ही यहाँ पे कोई भी रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है। अगर ये ट्रांसजेंडर पर्सनस जो है डिनाई कर देते, मना कर देते इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लेने के लिए, तो ये एक्ट जो है ना इस तरीके की मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं की है कि ये फर्दर कहाँ अपील करेंगे, किस तरीके से इनका डिसीजन जो डीएम का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे कैसे देखा जाएगा, तो ये भी बातें नहीं रखी गई है। साथ ही यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया है एफर्मेटिव एक्शंस लेने के लिए एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशंस में, तो इस तरीके का कोई प्रोविजंस नहीं है। हालांकि रखा गया है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे यहाँ पे आपका जो है एजुकेशन देना है, ये सारी बातें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नया शुरुआत हो रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो एक नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत में तो है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है और फूक फूक के सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें कही जा रही थी। तो ये तो आपके लिए जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है, इससे क्वेश्चंस बनने वाले नहीं हैं। साथ ही आप लोग को जो है खाली पॉजिटिव चीज़ें ध्यान रखनी है, फैक्ट्स एंड फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो यहाँ पे कौन कौन होंगे,
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस है, जो कि इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन भी होंगे, जो कि मेंबर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस है। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। एक रिप्रेजेंटेटिव आपके मिनिस्ट्री से होंगे, जैसे कि हेल्थ से होंगे, होम अफेयर से होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से होंगे। तो यहाँ से एक एक लोग जो है इस तरीके के काउंसिल के मेंबर होंगे। अब कुछ और मेंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे नीति आयोग के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी लोग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे। 5 मेंबर आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी होंगे और 5 एक्सपर्ट्स होंगे जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO से भी होंगे। तो हर एक फील्ड से लोगों को यहाँ पे रखा गया है जो कि डिफरेंट व्यूज़ निकल कर आए और एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव बन सके। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये अगेन अब हम लोग जो है बात करेंगे दिव्यांग लोगों के बारे में। तो ये भी बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी एक्ट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो कि दिव्यांग लोग होते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाया गया है 2017 में, जिसमें नोटिफाई किया गया है कि इसकी एक सप्लीमेंट है, यानी कि जो कानून ऑलरेडी है 2016 की, उसमें जो भी प्रोविज़न दिया गया है उसका ये सप्लीमेंट है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है हमारे टोटल पॉपुलेशन का 2.1% है। मेन की अगर बात करें तो मेल में आपको 56% देखने को मिलेगा और फीमेल की बात करें तो 44% है। मेल में जो है आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोविज़न देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है। यहाँ पे रिप्लेस किया गया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पुरानी जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 की, उसको ये रिप्लेस किया गया है। ये एक्ट जो है ना आपकी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसी के प्रिंसिपल के सिद्धांत में हमारे कंट्री में इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 7 टाइप की डिसेबिलिटी इंक्लूड थी, अब 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को दिया गया है। पर्सन जिनमें की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उनको सर्टिफाई किया जाएगा एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी इस एक्ट में मेंशन किया गया है। एडिशनल बेनिफिट भी दी गई है, जैसे कि रिजर्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दी जाएगी और जो ज़मीन वगैरह जो यहाँ एलोकेट किया जाता है उसमें रिजर्वेशन है। आपका पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स भी इनको दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि इस तरीके का डिसेबिलिटी जो कि आपका ज़्यादा परसेंट तक है, 40% तक है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपका छूट दिया जाएगा। साथ ही हर एक तरीके के बच्चे जो कि यहाँ पे आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है और ये ग्रुप एज ग्रुप कितना है, तो 6 से अगर 18 साल में, तो उनके यहाँ पर राइट टू फ्री एजुकेशन है। यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो डिसेबिलिटी में है, 40% से ज़्यादा उनका अगर बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, तो फिर उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन है वैकेंसीज़ में, वो भी गवर्नमेंट में, और ये आपका स्टैब्लिश जो किया गया था वो आपका 3% था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 4% कर दिया गया है, वो भी सर्टेन पर्सनस के लिए और क्लास ऑफ पर्सनस के लिए जिनका जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे आपका प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे कोई प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जो है ना मैंडेटरी अपॉइंट नहीं करेगी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को। यहाँ पे सर्टेन ऑब्लिगेशंस होगा जो कि प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट इस कानून के अंदर जो इस्टेब्लिश किया जाएगा उसमें कुछ तरीके का आपका ऑब्लिगेशन होगा। यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड आपकी सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगी जो कि डिसेबिलिटी के ऊपर होगी और ये सेटअप किया जाएगा कि एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हो, वो भी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, यानी कि अच्छा से अच्छा जो पॉलिसी है वो यहाँ पे जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बना सके। नेशनल और स्टेट फंड की बात करें तो उसको भी यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी इस तरीके के लोगों को। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेंथनिंग की बात करें कि प्राइम मिनिस्टर की जो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है, एक कैंपेन आया है एसेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसमें कि जो दिव्यांग लोग के लिए ही ये आपका मेनली है, जिसमें कि एक एसेसिबिलिटी है, यानी कि पब्लिक बिल्डिंग को एक्सेस कर सके, इस तरीके की बिल्डिंग बनानी है, वो पब्लिक प्लेस में जा सके, पार्क में जा सके, इस तरीके का लिफ्ट आपको और स्टेयर्स बनानी है, जिसमें कि जो इस तरीके के पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना वो अच्छे तरीके से इसको एक्सेस कर सके। तो ये है आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी दी गई है किस तरीके का अगर आप अपराध करते हो, यानी कि आप लोग देख सकते हो जैसे ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में अगर आप अपराध करो तो आपको वहाँ पे भी दंडित किया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका पेनल्टीज़ रखा गया अगर किसी भी तरीके का आप गलत काम करते हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, और उनके अगर कोई भी हक है अगर उनको आप वायलेट करते हो तो भी स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी केस है ना तो उनको यहाँ पर सुना जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है इसकी भी आपको रूल्स पता होना चाहिए। इसको फोर्स में आया हुआ 2008 में आया था। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो कि 21st सेंचुरी की है और ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है।
कहने का मतलब है कि इस तरीके की आपकी कन्वेंशन है जिसमें कि सारे लोग अगर इसमें जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन जो भी प्रिंसिपल पे ये काम करती है, हर एक मेंबर कंट्री को जो है इसको मानना ही होगा। साथ ही यहाँ पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे डिग्निटी है, लोगों की जो डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है, यानी कि किसी भी तरीके का आपको जो है मतभेद का व्यवहार नहीं करना है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस तरीके के लोगों का, सोसाइटी में इंक्लूड कीजिए, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पे एसेसिबिलिटी हो, हर एक चीज़ का वो एक्सेस कर सके, इक्वालिटी हो मेन और वीमेन के बीच में, और उनको राइट ऑफ चिल्ड्रन जो है ना उनका भी रिस्पेक्ट करना है जो भी यहाँ पे बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं। साथ ही यहाँ पे कन्वेंशन जो है ना एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रही है डिसेबिलिटी को, यानी कि इस कन्वेंशन के अंदर ऐसा नहीं रखा गया कि डिसेबिलिटी किसको कह रहे हैं, उसको ये डिफाइन नहीं करी है। अब देखते हैं इंडिया की बात, तो इंडिया इसको रेटिफाई कर चुकी है, और इंडिया में अगर देखें तो एसेसिबल इंडिया कैंपेन्स की भी बात आपको पता होना चाहिए। सुगम भारत अभियान आया था, ये नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन है, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी ये कैंपेन है, इसके नीचे नीचे आपकी जो है छोटी छोटी भी स्कीम चलती है। तो ये फ्लैगशिप कैंपेन है जिसमें कि यूनिवर्सल एक्सेसिबल होगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये आपका जो लॉन्च किया गया था ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के द्वारा है। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बनाना है जो कि इस पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग लोग जो है उसको एक्सेस कर सके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा बनाना है कि दिव्यांग लोग अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो दिव्यांग होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, उन जैसे लोगों को जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। वो लोग आराम से बस में नहीं चढ़ सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, मेट्रो ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, और ऑटो रिक्शा में नहीं चढ़ सकते। तो ऐसा आपको लोगों को काम करना है, इस तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लोग भी जो है ना आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर सके। साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन इकोसिस्टम बनाना है कि अच्छा खासा वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे आप लोग दूर रहिए, उनसे आप लोग को जो है मिल बाल के नहीं रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही मैं ये ज़्यादा कहूँगी कि अगर आप लोग के अगल बगल इस तरीके के बच्चे हैं तो उनको आप लोग ज़्यादा फैसिलिटी दीजिए, ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा केयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ की बात करूँ तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, जो कि यहाँ पे डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस भी है। रिसेंटली आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस लेकर आई है, वो भी डिसेबिलिटी, जो कि आपका किसके कारण हो रहा है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस। तो ये जो है ना ये आपका रिड्यूस करेगी जो भी तरीके का डिजास्टर का इम्पैक्ट हो रहा है। तो डिजास्टर्स आते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो दौड़ भाग के इधर उधर चले भी जाते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह निकल भी जाते हैं, लेकिन आप लोग दिव्यांग लोग के बारे में सोचिए, आप लोग रिलेट कर पाओगे अगर आप लोग उस तरीके के सिचुएशंस को अगर फील कर पा रहे हो कि किसी भी तरीके का डिजास्टर्स आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ऐसे लोगों को हो जाती है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस का एक आपका जो है जरिया लाया जा रहा है, जिसके थ्रू इस तरीके का डिजास्टर ही ना हो पाए हमारे कंट्री में, जो कि इस तरीके के लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना हो पाए। ओके, तो कुछ गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है इसको। साथ ही कुछ गाइडलाइन भी दिया गया है कि सेंटर को यहाँ पे जो है ना सेंसस कंडक्ट कराना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी की सर्वे करानी चाहिए, उनके अच्छा खासा डेटा रखना चाहिए, रिसोर्स मैपिंग करनी चाहिए। साथ ही जो भी इश्यूज़ है दिव्यांग लोगों की उनको यहाँ पे सुनना है, उनके ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसके थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज़ हो पाए। प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी लेना है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका डिजास्टर्स आता है तो लोगों को कैसे यहाँ पे बचाना है। नेशनल स्टॉक पाइलिंग होनी चाहिए, यानी कि ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट हो, लाइफ सेविंग डिवाइसेस वगैरह जो होती है, जैसे कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कुछ भी और भी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को डिवाइस लगाया जाता है, तो उस तरीके की डिवाइस जो है उन लोगों को फ्री अवेलेबल कराया जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दे सके कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का डिजास्टर्स आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी सोच है, काफ़ी अच्छा मोटिव्स दिया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग दिव्यांग लोगों पे भी अच्छा खासा एक्स्ट्रा जो है केयर कर सके। अब आते हैं अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल 2019। ये बिल है, देखते हैं ये कानून कब बनती है, हालांकि हमारे यहाँ पहले की भी कानून है, तो देखते हैं इसके बारे में बात। रिसेंटली ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और ये अमेंड करना चाहती है पहले की जो कानून है, यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, इसकी जो भी प्रोविजंस है इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे पहले अभी तो अमेंडमेंट हुआ नहीं है, अभी तो एक तरीके का प्रपोजल है, बिल गया है, लेकिन पहले देख लेते कि ये जो पुरानी एक्ट है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी प्रोविज़न आपको अभी पता होना चाहिए। इसमें है कि बच्चे, जैसे कि कोई सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन है या फिर ग्रैंड डॉटर है, इस बिल में आपका एक्सपेंड किया गया है बच्चों का डेफिनेशन। 2007 में बच्चे कौन थे, तो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन और भी इंक्लूड किया गया। इसमें स्टेप चिल्ड्रन,
जैसे कि आपके कोई जो जो सौतेले सौतेले बोलते हैं ना हिंदी में, सौतेले बच्चे जो होते हैं, तो स्टेप चिल्ड्रन को भी रखा गया है, कोई बच्चे जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है, या फिर चिल्ड्रन इन लॉज है, या फिर लीगल गार्जियन है कोई भी माइनर चिल्ड्रन के, तो ये सारे बच्चों के कैटेगरी में लाया गया है। पेरेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फादर और मदर है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर अडॉप्ट किए हो या फिर स्टेप फादर या फिर स्टेप मदर हो। जैसे क्या होता है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ अगर दूसरी मैरिड कर ले और वहाँ पे आपके जो है दूसरे हस्बैंड आ जाए, और वापस से पहले से क्या होगा कि उनके अगर कोई बच्चे हैं, तो ये बच्चों के लिए क्या होगा कि ये स्टेप फादर हो जाते हैं, जो सेकंड फादर होते हैं उनको स्टेप फादर कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स का जो है यहाँ पे आपका डेफिनेशन रखा गया था। लेकिन इस बिल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि इसमें पेरेंट्स इन लॉ जो हमारे जैसे अगर आप जैसे अगर आप लोग शादी करते हो तो आपकी जो वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं वो इन लॉज हो जाते हैं। तो इन लॉज हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, जैसे दादा दादी नाना नानी, तो ये लोग को भी यहाँ पे जो है पेरेंट्स के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। रिलेटिव कौन कौन है, इसका मतलब कोई भी लीगल हेयर जो कि बच्चों के हैं, चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स हो, यानी कि कोई भी लीगल हेयर, जैसे कोई सीनियर सिटीजन्स है उनके कोई भी बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो कोई रिलेटिव होते हैं ना जो कि माइनर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है कि 18 साल से नीचे के नहीं होने चाहिए, और वो पोजीशन हो या फिर वो इनहेरिट कर सके उनके प्रॉपर्टी को। यानी कि जो ऐसे भी दादा दादी होते हैं जिनके कि कोई बच्चे नहीं होते, तो उनकी प्रॉपर्टी को कौन लेगा, तो कोई भी तो रिलेटिव होते हैं ना, जैसे चाचा का बेटा, मामा का बेटा, मौसी का बेटा। तो इस तरीके का जो भी लीगल हेयर है, यानी कि जो भी यहाँ पे पोता पोती है जो कि अपना नहीं है, रिलेटिव है, तो उनको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा सके। अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स जो है ना, इसका मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है और वो यहाँ पे 60 ईयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा जो एज अटेंड कर ली है, तो उनको हम लोग कैटेगरी में रख देते हैं सीनियर सिटीजन। साथ ही यहाँ पे बिल में इंक्लूड किया गया कि माइनर जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे लीगल गार्जियन के तौर पे, तो कोई भी माइनर को भी रखा गया, जो कि पहले के एक्ट में ऐसा नहीं था, माइनर को हटाया गया था, तो यहाँ पे माइनर को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि माइनर भी है तो भी उनके जो है लीगल जो उनका प्रॉपर्टी है वो उनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोविज़न है, जैसे कि फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, रेसिडेंस रहने के लिए, मेडिकल अटेंडेंस देने के लिए, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो पेरेंट्स जो है ना वो इस तरीके का नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, इसलिए उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस बिल में और ज़्यादा एलाबोरेट किया जा रहा है कि यहाँ पे हेल्थ केयर के साथ साथ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो पेरेंट्स की, सीनियर सिटीजन्स की भी यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, जिससे कि वो अपने लाइफ को जो है ना डिग्निटी के साथ जी सके। मेंटेनेंस ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो अपर लिमिट रखा गया है मेंटेनेंस फ़ी का, वो यहाँ पे 10,000 है इस एक्ट में, लेकिन बिल जो है ना इस अपर लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे हर एक सब डिवीज़न ट्रिब्यूनल में बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि एडजुडिकेशन देना है और डिसाइड करना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है उसके बारे में। साथ ही साथ डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट है, जो इस रिलेटिव के चिल्ड्रन होते हैं तो उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो पे करें मेंटेनेंस को, यानी कि अपने जो माता पिता है रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, तो उनको यहाँ पे जो है पे करना होता है। तो ये एक अमाउंट ऑफ आपका होता है जो कि 30 डेज़ के अंदर डिपॉजिट करनी होती है। इस बिल में क्या है ना कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ है उसको रिड्यूस किया गया है। पहले कहा गया था कि 30 दिन में जो है यहाँ पे बच्चों को अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस जो अमाउंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ पे 15 दिन कर दिया गया है। अपील किया गया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स हैं एज कोई भी केस में जो भी एग्रीव्ड है, यानी कि जो भी परेशान है इस तरीके के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, तो 60 डेज़ के अंदर जब से ये ऑर्डर निकलता है तो वो यहाँ पे अपील कर सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल में, यानी कि अपील करना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से अपील कर सकते हैं। जो बिल है वो यहाँ पे बच्चों को और रिलेटिव को अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ पे अपील डिसीजंस भी कर सकते हैं ट्रिब्यूनल का। अब यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या स्कीम्स लेकर आई है जो कि वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत सारे स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो यहाँ पे एक्ट्स का जितना भी प्रोविज़न है वो तो आप देख लिए, क्या क्या यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए पर्पस दिया गया है वो भी आप लोग देख लियो। लेकिन बेसिकली आप लोग इस एक्ट्स की प्रोविजंस ही ध्यान रखिएगा। अमेंडमेंट क्या है, जब नया कानून बन के आएगा उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया जाएगा तब आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा तो बेटर रहेगा। अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, यानी कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, इस पर आप लोग को ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ओल्डर पर्सन के लिए, जिससे कि हम लोग जो ओल्डर पर्सन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, यानी कि उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जैसे रहने के लिए घर हो, खाने के लिए भोजन हो, मेडिकल केयर हो, इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप लोग को पता है कि घर पे रहते हैं और सीनियर सिटीजन्स अगर मम्मी की बात करें, दादी की बात करें, तो उनके पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो जाए, एंटरटेनमेंट का भी साधन उनको प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही सेकंड है कि राष्ट्रीय वयश्री योजना है,
यानी कि इसके अंदर क्या है कि कुछ मदद देना है, असिस्टेंस जो लिविंग डिवाइस है, जैसे मैं कही ना कि चलने के लिए लोगों को बैसाखी की ज़रूरत होती है, व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, या फिर कोई डिवाइस की ज़रूरत है, जैसे सुनने में प्रॉब्लम है तो डिवाइस है। तो ये सारी डिवाइस जो है ना उनको सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है। यानी कि यहाँ पे जो है आपकी बीपीएल कैटेगरी को, जो कि इस तरीके का एज रिलेटेड डिसेबिलिटी से यहाँ पे जूझ रहे हैं। अगर लो विजन है तो उनको स्पेक्ट चाहिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट कराना है तो उनके लिए उनको जो है डिवाइस वगैरह दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जो इस तरीके का काम किया जा रहा है। बिलो पॉवर्टी लेवल के जो यहाँ पे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स है, उनको इस तरीके का डिवाइस प्रोवाइड किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये एक आपका पेंशन स्कीम है जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 60 साल के लोगों को, उससे ऊपर के लोगों को, जो कि बीपीएल फैमिली के लिए। तो जो भी बीपीएल फैमिली के लिए उसको अलग से आप लोग ध्यान रखिएगा। वरिष्ठा पेंशन बीमा योजना, यानी कि ये एक मिनिमम पेंशन देने की बात की जा रही है, वो भी गारंटेड मिनिमम रिटर्न में जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा। यानी कि आप लोग को यहाँ पे हर मंथ सब्सक्राइब कराना होगा और उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको दिया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये सोशल सिक्योरिटी दिया जा रहा है, वो भी ओल्ड एज के लिए। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, जो भी आपका ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है ना, इसी का एक वर्जन है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो भी लोग हैं ना वो 60 साल से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे जो है मंथली पेंशन दिया जाएगा। फिर है यहाँ पे वयोश्रेष्ठ सम्मान, यानी कि नेशनल अवार्ड यहाँ पे देने की बात की जाएगी वो सारे एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स को और इंस्टीट्यूशन को जो कि इस कैटेगरी के अंदर वर्क कर रहे हैं, और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के दिन में यहाँ पे जो है वयोश्रेष्ठ सम्मान यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी जितनी भी स्कीम है इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं जो कि है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब कि आप लोग भी देखते हैं जो गड्ढे नालियाँ होते हैं लोग उनको हाथों से साफ करते हैं, तो इसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी राज्यसभा को ये रिपोर्ट की थी, इन्फॉर्म की थी कि 282 पीपल्स का जो है डेथ हो चुका है जब वो इस तरीके से सीवर और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन कर रहे थे हमारे कंट्री में। और ये 2016 से लेकर 2019 के बीच का डेटा है यहाँ पे, यानी कि इतने लोग की डेथ भी हो जाती है, वो इस तरीके का काम करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल अगर प्रोविजंस देखें, सबसे पहले आप समझिए कि सैनिटेशन जो है वो हमारी स्टेट लिस्ट है। जो साफ़ सफाई कहा जा रहा है सैनिटेशंस, वो स्टेट लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का हक है कि वो यहाँ पे कानून लेकर आए और इस तरीके से अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 स्केड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि 3 तरीके की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यहाँ पे कानून बनाती है। तो यहाँ पे जो आपका सैनिटेशन है ये स्टेट सब्जेक्ट है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखोगे कि कुछ इंटरनेशनल पोजीशंस को कन्फेयर करते हुए वो एबॉलिश करते हैं अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत का हरकत करते हो तो ये इसको ख़त्म करना है। ये आर्टिकल 17 कहती है, हमारी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 है कि यहाँ पे आपका कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग आप अधिकतर देखते होंगे कि यहाँ पे जो है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब वाले लोगों से, स्केड्यूल कास्ट के लोगों से ही ये काम कराया जाता है। तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट है, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। साथ ही आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखोगे तो ह्यूमन डिग्निटी भी जो है एक तरीके का राइट दिया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो ये भी है कि हक से सम्मान के साथ आप जी सकते हो। ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड राइट है जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा इंडोर्स किया गया है, वो भी आर्टिकल 1, 22 और 23 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजर्स के लोगों को रिहैबिलिट करेगी और यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोहिबिशन रखा गया है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनसैनिटरी जो लैट्रिन वगैरह होती है उसको एलिमिनेट करना है। साथ ही यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनका सर्वे करना है कि कितने लोग हैं जो कि ऐसे हाथों से जो है गंदे नालियाँ वगैरह साफ़ कर रहे हैं, और उनको रिहैबिलिट करना है। जो इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है उसको रोकना है, और साथ ही जो हैजार्डियस मैनुअल क्लीनिंग है वगैरह जो होता है वो भी इसको रोकना है। यहाँ पे जो ड्राई लैट्रिन को रोकना है, और ऑल काइंड ऑफ जो मैनुअल क्लीनिंग है उसको भी यहाँ पे रोकना है, यानी कि जो हाथों से साफ़ सफाई किया जाता है, चाहे वो सेप्टिक टैंक्स हो, आपका सीवर हो, गटर हो, इस सारी चीज़ों को रोकना है। अगर हम लोग इस एक्ट की सेक्शन 8 देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस तरीके का जो काम किया जा रहा है, अगर हाथों से किसी लोगों से काम कराया जा रहा है तो ये पनिशेबल होगा। यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है 2 साल तक, और 12 लाख तक का फ़ाइन भी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपका जो है फर्दर इसको बढ़ाया भी जाएगा, 5 ईयर तक का जेल है और साथ ही साथ 15 लाख तक का यहाँ पे फाइन भी है। इस एक्ट में आप देखोगे तो कुछ प्रोविज़न भी दिया गया है रिहैबिलिट करने का, यानी कि एक इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंट दिया जाएगा उनके बच्चों को जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, जो हाथों से गड्ढे नालियाँ साफ़ करते हैं, तो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही उनको रहने का एक जगह दिया जाएगा, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने खुद का घर भी बनवा सके, लाइवलीहुड स्किल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको पेमेंट दी जाएगी, स्टाइपेंड दी जाएगी जो कि 3000 पर मंथ का होगा, सब्सिडी का प्रोविज़न भी होगा, साथ ही कंसेशनल लोन दी जाएगी और एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर को। तो ये सारा काम जो है रिहैबिलिट करने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग देखते हो कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी भी है। ये आपका बनाया गया था 1994 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाया गया था, और ये है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। 2004 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसको जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसा काम करने के लिए कहा गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आ गई, जिसकी टेन्योर आप देखोगे कि इसको बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा, वो भी मार्च 2022 तक। यहाँ पे एक चेयरमैन है, वो भी यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री जो स्टेट के हैं उनके रैंक के। 4 मेंबर हैं जो कि एक लेडी मेंबर होना चाहिए, सेक्रेटरी है और साथ ही साथ कोई सपोर्टिंग स्टाफ भी है। एज़ पर अगर हम लोग देखें कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, तो यहाँ पे मेंटेन किया गया है और जो कमीशन का स्कोप है उसको भी यहाँ पे इन्हांस करने की बात की गई है, यानी कि इस एक्ट को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। कोई भी लोग को यहाँ पे जो है हाथों से साफ़ करने के लिए नहीं, यानी कि गटर में वो अंदर भी घुस जाते हैं, तो इस तरीके का काम नहीं करवाना है। साथ ही कंप्लेन अगर जो है उसमें इंक्वायरी करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी फाइंडिंग निकल कर आ रहा है उसको भी देखना है। कुछ रिकमेंडेशन भी देनी है कि किस तरीके से फर्दर यहाँ पे एक्शन लिया जा सके। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पे एडवाइस करना है कि आप लोग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करें इस तरीके के एक्ट के प्रोविज़न का। साथ ही सीओ मोटो नोटिस भी लिया जाएगा, अगर कहीं भी देखा जा रहा है किस तरीके का काम हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेने की भी यहाँ पे बात रखी गई है, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए कानून कब से है, 2013 से, और आप लोग जान रहे हो, आप लोग भी देखे होंगे कई बार लोकल भी कितना न्यूज़ भी आता है कि हाथों से आज तक भी काम होता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो है आज के भी डेट में स्थिति चेंज नहीं हुई है, वैसी की वैसी ही है। तो कानून ला देने से तो कुछ होता नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आप लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराओगे, देखोगे, किसी भी लोगों को इस तरीके से कड़ी पनिशमेंट दोगे तभी तो ये सारी चीज़ें रुकेगी। ऐसे ही नहीं तो कानून बनते जाएंगे, लोग जो है काम करते ही जाएंगे, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट होते ही जाएगा। ऐसे ही कई सारे लोग होंगे जो कि इस तरीके का काम करते करते अपने जीवन को खो देंगे, तो ये तो कोई मतलब बनता नहीं है। साथ ही यहाँ पे रखा गया है कि रिलेटेड न्यूज़ अगर देख लें तो यहाँ पे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि 2019 में एक मैन होल क्लिनिक रोबोट को बनाया है, जो इसका नाम है बैंडिकोट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखती हूँ। ये बैंडिकोट आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी इस तरीके की चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया गया था। ऑब्वियस है, अप्रिशिएट कीजिए, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, सारे कंट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं, हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चांद में जाने की बात करते हैं, चंद्रयान 2 गगनयान की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर ना हमारे कंट्री में बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लोगों को इतना भी ज़्यादा आप लोग नहीं डिस्क्रिमिनेट कीजिए कि वो अपने लाइफ को ही खो दे बस एक छोटे से एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए लोगों को। बैंडिकोट एक तरीके का रोबोट है कि जितने भी यहाँ पे गटर होंगे, आपके सेप्टिक टैंक्स होंगे, ड्राई लैट्रिन वगैरह होंगे, उनको किससे साफ़ किया जाएगा, ये रोबोट के द्वारा साफ़ किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपके काफ़ी मशीन्स भी आते हैं जो कि इस तरीके के टैंक्स और सेप्टिक टैंक्स को आपका जो है क्लीन किया जाता है। तो ये सारे जो आपकी मशीन्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मशीन का नहीं तो रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रोबोट अभी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करना अभी सही नहीं रहेगा, लेकिन पहले ये तो हो जाए यार कि मतलब कि जो लोग अपने हाथों से साफ़ करते हैं, अपने आप को खुद ही वो गटर में घुस के साफ़ करते हैं, कम से कम इसको हटा के एक कैजुअल मशीन तो लाओ, मशीन से तो साफ़ कराना सीखो, तभी तो यहाँ पे रोबोट लाओगे। रोबोट तो कहने के लिए है कि हाँ अच्छा इस तरीके का इन्वेंशन हो गया, यहाँ पे आपका जो इन्वेंशन है वो क्लीनिंग के लिए है, लेकिन देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये हेल्प करेगी मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो प्रैक्टिस होते हैं इनको हटाने के लिए, कितना ज़्यादा ये आपका जो हेल्प करेगी, ये भी मैं भी देख लेती हूँ, आप लोग भी देख लो। लेकिन बातें बस यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ना पेपर में ही रह जाती है, कानून जो है वो बन के रह जाता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जो कि सबसे बड़ा दुख वाला चीज़ है हमारे कंट्री में। ऐसे ऐसे कानून तो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कहीं बनते भी नहीं, अगर स्ट्रांगली बनते हैं तो इम्प्लीमेंट होते, लेकिन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते, जो कि सबसे बुरी बात है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं।
कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल नहीं नेक्स्ट हम लोग कभी स्टार्ट करेंगे, डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। काफ़ी न्यूज़ में थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, तो इसको मैं अच्छे से आराम से डिस्कस करना चाहूँगी और आप लोग को आराम से समझाऊंगी भी। तीनों के बारे में देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक के लिए बस इतने ही रखते। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और काफ़ी बच्चे जो इतने भी नए जुड़ते हैं वो यहाँ पे पीडीएफ की डिमांड करते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग मेरे वीडियो के नीचे आओगे, वहीं पे बॉक्स है, वहाँ पे आप लोग देखोगे ऐसे राइट साइड में इस तरीके की आपकी बटन होगी। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा ओपन होके आ जाएगा। मैं सारी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग एक ही लिंक पे जाओगे ना तो आपको और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे उस पेज का या फिर साइड में देखोगे तो आपको दूसरी भी यहाँ पे PT365 की मैगज़ीन मिल जाएगी। तो सारी मैगज़ीन वहीं मिल जाएगी, या फिर आप लोग गूगल में भी सर्च करके ले सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जो रिसोर्स पॉइंट के नाम से है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। अब बहुत सारे बच्चे जो है टेलीग्राम डाउनलोड करके नहीं रखे हो, तो कोई बात नहीं है ना, आप लोग जो है गूगल में भी सर्च कर लो PT365 सोशल इशूज़, 365 इकॉनमी, आप लोग को तुरंत मिल जाएगा पीडीएफ। तो इतना ज़्यादा आप लोग क्यों परेशान होते हैं पीडीएफ के लिए? हर एक दिन पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं, और जितने न्यू बच्चे जुड़ते हैं वो इतना परेशान होते हैं। तो आप लोग के पास बहुत सारा यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। मैं फोर्स थोड़ी करूँगी कि आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आइए, वो भी मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, वहाँ से भी आप लोग नहीं ले सकते तो आप लोग गूगल से भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, साथ ही मेरे सवाल का जो जवाब है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देनी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देनी है, आप लोग वहाँ पे जवाब ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही अगर इसके अब अलावा भी कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरी जो है आप लोग क्वेश्चन छोड़ सकते हो, या फिर आप लोग ईमेल कर सकते हो। ईमेल के लिए मैं कितनी बार ईमेल आईडी दे सकती हूँ, फिर भी आप लोग मांगते रहते हो। ये है मेरी ईमेल आईडी rishika.ch77@gmail.com। ओके, तो इसको आप लोग जो है सेव करके रख लीजिए। आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा, मैं आप लोग की क्वेरीज़ का ज़रूर आंसर करूँगी। कमेंट बॉक्स में मैसेज मैं ज़रूर देखती हूँ, आप लोग का जवाब देती हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप जवाब ही नहीं देते हो, तो आप सवाल तो पूछो, मुझे कभी कभी आप लोग का दिखता भी नहीं है कमेंट, खाली ये दिखता है मैम आप जवाब नहीं देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ। जिसकी भी क्वेरीज़ रहती है, मैं जो रीज़नेबल क्वेरीज़ है मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।